Brought to you by Techno Camon 30 series. तेजस्वी यादव के लिए है कि आपका मुकाबला सीधा सीधा प्रधानमंत्री के से हो रहा है, ऐसा कम से कम बिहार की जनता देख रही है। कंट्रोल रखकर, मतलब कभी स्लिपेजेस नहीं हुए, तो तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में बिहार की राजनीति में उभरे हैं। कांग्रेस का एक साथ होना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में मोदी को सीधी सीधी चुनौती मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को सीधी चुनौती है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है। आपने जिक्र जेडीयू का किया, तो क्या बिहार में नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से या उनकी बढ़ती उम्र की वजह से उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और पार्टी अब ढलान की तरफ जाती हुई दिख रही है? मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। एक समय था जब नीतीश कुमार पूरे देश के, अगर हम अलग अलग मुख्यमंत्रियों का आकलन किया जाता था और इंडिया टुडे और तमाम लोग आकलन करते थे, तो वो नंबर 1, नंबर 2 चीफ मिनिस्टर होते थे। अलग अलग चीफ मिनिस्टर की जब तुलना होती थी, रैंकिंग होती थी। अगर आज आप रैंकिंग करें तो वो बड़े नीचे, बॉटम पर चले जाएंगे। तो उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट है। और हम जानते हैं ये तमाम रीजनल पार्टियां हैं, वो सब एक नेता के सहारे टिके होते हैं। उस नेता की छवि खराब हुई, किसी कारणवश वो नेता अब पार्टी को लीड करने की स्थिति में नहीं है और पार्टी हाशिए पे चली जाती है। जेडीयू हाशिए पे तो नहीं जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन ढलान पर निश्चित है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में गिरावट है और जेडीयू का प्रदर्शन भी 2024 में मुझे वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है जैसा उन्होंने 2019 के चुनाव में किया था। तेजस्वी यादव जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी की भी रैली हुई थी साथ में, तो क्या ये कॉम्बिनेशन जो है ये वहाँ एनडीए को खास करके इस बिहार में भारी पड़ रहा है? क्योंकि मोदी की भी वहाँ लगभग 20 रैलियां हो गई हैं अभी तक। तो इससे क्या लगता है कि वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ होने से एनडीए के लिए मुश्किल है, और तेजस्वी चूंकि इस बार इंडिया गठबंधन में साथ है और वहाँ से नीतीश हट गए हैं, तो इसका भी बेनिफिट मिल रहा है उन्हें? मुझे लगता है बिहार की अगर चुनाव की बात करें या देश के चुनाव की भी बात करें, तो अगर 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं, मैं अगर ये देखने की कोशिश करूं कि इस चुनाव में बड़े फैक्टर क्या रहे। जीत हार अलग है, लेकिन तेजस्वी यादव का एक अच्छे नेता के रूप में उभरना इस चुनाव की एक खास इंडिकेशन है। इन चुनाव में ये देखने को मिला। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जीत हार एक अलग बात है। हो सकता है कि आरजेडी प्लस का प्रदर्शन बहुत अच्छा ना रहे बिहार में, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आरजेडी, कांग्रेस और अपने सहयोगियों के कैंपेन को लीड किया है और बड़े संयम से अपने ऊपर कंट्रोल रखकर, मतलब कभी स्लिपेजेस नहीं हुए, तो तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में बिहार की राजनीति में उभरे हैं, जिसको रिकॉग्नाइज तमाम पार्टी के लोग करते हैं। तो तेजस्वी और कांग्रेस का एक साथ होना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में मोदी को सीधी सीधी चुनौती मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को सीधी चुनौती है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है तेजस्वी यादव के लिए है कि आपका मुकाबला सीधा सीधा प्रधानमंत्री के से हो रहा है, ऐसा कम से कम बिहार की जनता देख रही है। सीटें किसको कितनी आएंगी वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हाँ, मुकाबला उन्होंने डटकर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या एनडीए का, यूँ कहूँ कि एनडीए का बिहार में। एक और सवाल कि बिहार से 2 मुद्दे उठे। एक तो जातीय सर्वे का, जो आपकी इससे पहले वाले लोकनीति के उसमें था भी, और दूसरा आरक्षण, संविधान बदलने की बात भी लालू यादव ने उठाई और आरक्षण, मुस्लिमों को आरक्षण देने वाली बात भी कही। क्या इसका भी चुनाव में असर होता दिख रहा है क्या, कि जातीय सर्वे से कुछ फ़ायदा मिलेगा इन पार्टियों को? क्योंकि आप देखें तो आरजेडी ने उम्मीदवारों में काफ़ी इस पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। जैसे वैशाली वाली सीट पे उन्होंने फॉरवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड करवा दिया, 7 कुशवाहा उम्मीदवार उतार दिए। क्या इस तरीके के एक्सपेरिमेंट का बिहार में फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जातीय सर्वेक्षण हो, इस बात को खुल के कोई भी पार्टी नकार नहीं सक रही है। किसी भी पार्टी से आप पूछें, ऑफ द कैमरा या ऑन द कैमरा, कोई नकारता नहीं है। बहुत मुश्किल है। ये वैसे ही है, जब आपको याद होगा जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स पेश की गई थी, विरोध भी हो रहे थे, समर्थन भी हो रहे थे, लेकिन खुल के कह पाना कि हम इसका विरोध करते हैं, मुश्किल था। हमने सर्वेक्षण भी किए, कई राज्यों में सवाल भी पूछे, बड़ी संख्या में लोग कहते हैं होना चाहिए। जब चुनाव के पहले इस मुद्दे को कांग्रेस या रीजनल पार्टियां उठाती थी, खासकर आरजेडी, मुझे लगता था इस बात को चुनावी मुद्दा बनाने में विपक्ष असफल होगा या ये मुद्दा नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, दूसरे, तीसरे, चौथे दौर में, मुझे लगा ये अपने आप में एक मुद्दा बना कि जातीय सर्वेक्षण मुद्दा नहीं बना, लेकिन सोशल जस्टिस एक बड़ा मुद्दा बना।
और ये इतना बड़ा मुद्दा बना, और मैं इस वक्त संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का भी जिक्र करूंगा, जिन मुद्दों पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने, खासकर आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों ने खुलकर प्रचार किया। मुझे लगता था शुरू में कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। जीतने की स्थिति में आज भी इंडिया गठबंधन नहीं है, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि ऐसे मुद्दे हैं जिसका जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है। लेकिन चुनाव जिस तरह से बदला मतलब नैरेटिव कैसे बदला, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के तमाम नेताओं को इस बात की पे सफाई देनी पड़ी कि क्यों संविधान बदलने की हमारी कोई कोई प्लान नहीं है। इस तरह से ये जो मुद्दे थे, ये एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरा इन चुनाव में। तो आरजेडी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने अच्छी कैंपेनिंग की, इन मुद्दों को जनता तक ले जाने में सफल दिखाई पड़े, और सफलता का पैमाना, फिर मैं कहूँगा जीत हार नहीं, लेकिन सफलता का पैमाना यह है कि आप बीजेपी जो इतनी मजबूत पार्टी दिखाई पड़ती है भी मजबूत, तमाम आंकड़ों के नज़रिए से देखें, वो इस बात का बार बार जिक्र होता है कि कितने लोग बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन आप वोट प्रतिशत, सीटों के प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बीजेपी के नेताओं को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा। ये अपने आप में एक तरह से संकेत देता है कि ये सारे मुद्दे जनता के बीच में कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे थे।